नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एस राठौड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी के अंदर अपन ने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया मानव तंत्र, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला यही चैप्टर मानव तंत्र है। मानव तंत्र 6 नंबर का चैप्टर है प्यारे बच्चों, और 6 नंबर बहुत बड़ा वेटेज होता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। तो प्यारे बच्चों, मानव तंत्र में अपन पढ़ेंगे कि अपना शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो प्यारे बच्चों, अपने मानव तंत्र अर्थात मानव शरीर का निर्माण भगवान ने एक अद्भुत और जटिल तरीके से किया है। इतना अद्भुत तरीके से किया है कि इसके अंदर बहुत सारे तंत्र मिलकर, छोटे छोटे अंग और बहुत सारे तंत्र मिलकर एक मानव संरचना का निर्माण किया भगवान ने। जिस प्रकार एक मकान होता है, तो मकान सीधा मकान थोड़ी होता है, इसके अंदर ईंटों से मिलकर मकान बनता है, और ईंट एक रेत के कण से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार अपना मानव का शरीर बना होता है। जिस प्रकार तो मानव का शरीर के अंदर सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है, और उत्तकों के समूह से अंग बनता है, और अंग छोटे छोटे अंग मिलके पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं। और पूरे तंत्र, जितने भी तंत्र अपने मानव शरीर में, वो पूरे तंत्र मिलके एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो तंत्र क्या होता है? तंत्र वो होता है अंगों का ऐसा समूह जो एक विशेष प्रकार का काम करता है। तंत्र क्या होता है? अंगों का विशेष ऐसा समूह है जो एक विशेष प्रकार का काम करता है, उसको ही अपन तंत्र बोलते हैं। और जो इसके अंदर अलग अलग तंत्र होते हैं, जैसे अलग अलग काम होते हैं। जैसे कोई भोजन को पचाता है, कोई श्वसन क्रिया करवाता है, कोई उत्सर्जन करवाता है। तो उनके काम के आधार पर अलग अलग तंत्रों को बांट दिया अपन ने। तो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है पाचन तंत्र, क्योंकि कुछ अपन खाएंगे पिएंगे तो ही अपने शरीर में एनर्जी आएगी, और यदि थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी तो ही अपन दूसरा काम कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं मानव तंत्र। अर्थात मानव तंत्र के अंदर पहला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? क्योंकि अपन भोजन क्यों खाते हैं? प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अपन भोजन क्यों खाते हैं? क्योंकि अपने को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए अपन क्योंकि भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि प्रकार के ऊर्जा पाई जाती है। तो उस ऊर्जा के लिए अपन भोजन ग्रहण करते हैं, और यदि अपने शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो अपन कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से जितने भी अंग होते हैं, वह पूरे अंग मिलकर एक भोजन का पाचन करते हैं, और पाचन करके जो ऊर्जा अपने शरीर को देते हैं, उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वही पूरी पाचन तंत्र के अंदर होती है। तो आइए एक बार एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन परिभाषा देख लेते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र देखिए प्यारे बस, मानव में अंगों और ग्रंथियों, तो मानव में अंगों एवं ग्रंथियों का वह समूह जो भोजन को पचाने एवं अवशोषण, मतलब भोजन को पचाने और भोजन में से जो मुख्य जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गई, वसा हो गई, उनको अवशोषण करने का काम करता है। जी, ये पूरी प्रोसेसिंग होती है, वही पाचन तंत्र कहलाती है। तो पाचन तंत्र की अपने परिभाषा। अब प्यारे बच्चों, पाचन तंत्र भी दो प्रकार का, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया, एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आहार नाल अपने मानव के पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अपना भोजन का पाचन अधिकांश आहार नाल के अंदर ही संपन्न होता है। तो इस आहार नाल, अब देखेंगे आहार नाल में क्या कौन कौन से अंग काम करते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, अपने पाचन के आधार पे अपने पाचन तंत्र को दो भागों में बांट रहे हैं। जिस प्रकार अपन पाचन ग्रंथियों के अंदर तो एंजाइम काम आते हैं, और इसके अंदर अंग काम आते हैं कि कौन कौन से अंग अपने पाचन तंत्र के अंदर सहायक होते हैं। तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, पाचन तंत्र को दो भागों में बांट दिया। तो आहार नाल, तो प्यारे बच्चों, आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 8 से 10। और आहार नाल अपने मुख से लेके, यहाँ से मुख से लेके और गुद्दा द्वार तक होती है। मुख से लेके आहार नाल और गुद्दा द्वार, इसमें जितने भी अंग काम आते हैं, इसमें जितने भी अंग काम करते हैं ना, वह सब आहार नाल का। इसलिए आपको अभी मैंने बताया कि आहार नाल एक मानव पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मानव पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आहार नाल होता है, क्योंकि आहार नाल के अंदर अपने मुख से लेके गुद्दा द्वार तक जितने भी प्रोसेस होती है, जितने भी अंग काम में आते हैं, वह सब इसके अंदर ही आते हैं। तो आइए एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले ये संरचना समझते हैं। हर एक
पॉइंट को संरचना के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि उससे अपने को इतनी आसानी से पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा और एक अपन रियल लाइफ से रिलेट करके हर चीज़ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। अपन सबसे पहले पाचन तंत्र के अंदर अपन सबसे पहले मान लो कोई भी चीज़ खाई तो सबसे पहले कौन सा अंग काम में लेंगे, मुंह काम में लेंगे। तो सबसे पहले आप मान लो मुंह के अंदर कोई घास लिया, कोई बाइट मुंह के अंदर ली, फिर उसके बाद क्या प्रोसेसिंग होगी। तो प्यारे बच्चों, मुंह के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो दांत पाए जाते हैं और दूसरी जीविया पाई जाती। मुंह के अंदर दांत और जीविया। तो सबसे पहले किसी चीज़ को आप खाओगे तो दांत काम आएंगे। जैसे आप किसी चपाती को खाते तो अगले वाले कोई भी चपाती हाथ में ली, उसको खाया तो कौन से दांत काम में आए, आगे वाले दांत। तो इसी प्रकार दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कृतनक, रदनक, अग्रचौवर्णक और चौवर्णक। कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला कृतनक, फिर रदनक, अग्रचौवर्णक और च्वर्णक। तो सबसे पहले जो पहला दांत होता है कृतनक, वह भोजन को काटता है। फिर रदनक भोजन को चीरता है और फाड़ता है। फिर अग्रचौवर्णक और चौवर्णक भोजन को चबाने का काम करता है। तो ये आ गया मुख के अंदर दांतों का काम हो गया। फिर मुख के अंदर जीभ से कुछ श्लेष्मा, अर्थात कुछ ऐसा स्त्राव होगा श्लेष्मा का, जो अपने भोजन को, जो इन दांतों ने काटा, उसको कुछ लसलसा बना देगा उस भोजन को, और इस लसलसे भोजन को फिर आगे कर्मांकुंचन गति के द्वारा आगे चला जाएगा। इसके बाद आएगी ग्रसिका। प्यारे बच्चों, ग्रसिका क्या काम आती है? ग्रसिका अपने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट होता है, क्योंकि ग्रसिका के अंदर श्वसन अर्थात गैसें भी आएगी और अपना भोजन खाएंगे, भोजन भी जाएगा। तो बचपन में अपने दोस्तों को आपने बताया होगा कि देख मेरे मुंह के अंदर वो एक यहाँ छोटी सी घोड़ा सा होता है। तो प्यारे बच्चों, वो होता है एपिग्लोटिस। तो आपके यहाँ ग्रसिका के अंदर है ना, एक एपिग्लोटिस या घाटीटक नाम का एक अंग पाया जाता है, जो यदि आप भोजन खाते हैं, भोजन निगलते हैं ना, तो श्वसन नली को ढक लेता है, जिससे क्या अपना भोजन श्वसन नली के अंदर नहीं जा पाता है और अपन भोजन की प्रोसेसिंग आगे हो जाती है। फिर भोजन यहाँ आया, फिर ग्रास नली, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट ग्रास नली, और ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। तो प्यारे बच्चों, आरनाल के अंदर मुख देख लिया अपन ने। दूसरा अंग है ग्रसिका। ग्रसिका देख ली। ग्रसिका का काम होता है, ये श्वसन नली और पाचन तंत्र का उभयनिष्ठ पार्ट होता है। श्वसन नली और पाचन तंत्र का उभयनिष्ठ पार्ट होता है प्यारे बच्चों। तीसरा ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और ये मुखवा से आमाशय के अंदर भोजन को पहुंचाने का काम करती है। फिर भोजन पहुंच गया आमाशय के अंदर, ये यहाँ से अपन ने भोजन लिया, दांतों ने अपना काम किया, काटना, चीरना, फाड़ना। फिर आगे आया ग्रसिका कुंचन कर्म, उस गति के द्वारा भोजन को लसलसा बना के आगे आया भोजन यहाँ आके, ये आमाशय। ये कौन सा अंग है? आमाशय। तो आमाशय के अंदर एक अम्ल स्त्रावित होता है प्यारे बच्चों, NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है, जो इस भोजन की प्रकृति को अम्लीय बना देता है। भोजन की प्रकृति को अम्लीय बना देता है, जिससे मान लो अपन खाने के साथ कुछ अशुद्ध या फिर बैक्टीरिया वगैरह खा लेते हैं ना, उसको हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम NaCl करता है। इसके अंदर आते भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। उसके दौरान इसके पूरा अम्लीय वातावरण बना के, किसी प्रकार आप कभी कभार आपको खट्टी डकारें आई होगी तो महसूस किया होगा आपने कि ये क्यों आती है। तो इसमें NaCl अम्ल कभी कभार अपन आमाशय की गड़बड़ी के कारण ही, और उल्टी के अंदर अपने जो भी भोजन बाहर आता है वो आमाशय में कुछ खराबी के कारण ही वापस आता है। तो इसके बाद भोजन आता है अपने छोटी आंत के अंदर। आमाशय के बाद आएगा छोटी आंत में। प्यारे बच्चों, छोटी आंत का नाम ही छोटा है पर सबसे बड़ी छोटी आंत ही होती है, क्योंकि छोटी आंत का व्यास या मतलब थोड़ी पतली होती है, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। नहीं तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर होती है। फिर छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और सर्वाधिक अवशोषण होता है। कौन से अंग के अंदर सबसे ज़्यादा पाचन होता है? छोटी आंत के अंदर भोजन का सबसे ज़्यादा तो पाचन होता है और सबसे ज़्यादा ही अवशोषण होता है छोटी आंत। फिर छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन हो गया, जितना भी मतलब पचित भोजन था उसका अवशोषण हो गया। उसके बाद भोजन आएगा बड़ी आंत के अंदर। कौन सी आंत के अंदर? बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत के अंदर जो छोटी आंत के अंदर कुछ भाग रह गया था या जो छोटी आंत नहीं पचा पाए, उसको बड़ी आंत के अंदर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं,
कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो किण्वन क्रिया द्वारा बड़ी आंत के अंदर किण्वन क्रिया के द्वारा उसका पाचन कर देते हैं। बल्कि यहाँ कोई विशेष पाचन नहीं होता बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर कोई विशेष पाचन नहीं होता। जो रह जाते हैं ना, मान लो छोटी आंत में थोड़ा बहुत पार्ट अपचित छोड़ दिया तो बड़ी आंत के अंदर आया, तो बड़ी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया किण्वन क्रिया द्वारा इनको पचा देते हैं। पचाने के बाद जो मतलब अपचित भोजन हो गया कि भोजन स्टार्टिंग के अंदर मुंह में लिया अपन ने, मुंह ने अपना काम कर दिया, फिर ग्रसिका से आ गया ग्रास नली में, ग्रास नली से आ गया आमाशय में, आमाशय ने भी पचा दिया, फिर आ गया छोटी आंत में, छोटी आंत ने भी पचा दिया, अपना काम कंप्लीट कर दिया, फिर आया बड़ी आंत में, बड़ी आंत ने भी जो अपनी कैपेसिटी थी उसके अनुसार सब कुछ पचा दिया। फिर जो अपचित भोजन है उसको गुद्दा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपचित भोजन बचा उसको फिर बड़ी आंत उसमें कुछ श्लेष्मा या कुछ ऐसा लसलसा बना के उसको फिर गुद्दा द्वार द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, एक पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र के अंदर एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि पाचन तंत्र में अंगों और ग्रंथियों का वह समूह जो भोजन का पाचन करती है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र मानव में अंगों और ग्रंथियों अंगों का समूह तो आहारनाल में होता है और ग्रंथियों का पाचन ग्रंथियाँ। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि पाचन तंत्र को दो पार्ट में बांटा था कि ग्रंथियाँ हमेशा हार्मोन और एंजाइम स्रावित करती है और इसके अंदर पाचन कौन करते हैं? अंग करते हैं। तो इसी आधार पर अपन ने दो भागों में बांटा था इसको। तो पाचन तंत्र के अंदर ये अंग हो गए आहारनाल में और ये पाचन ग्रंथियाँ। तो पाचन आहारनाल के अंदर मुख का काम था कि भोजन को चीरना फाड़ना, फिर भोजन आगे, फिर जीभ का काम है भोजन को लसलसा बनाना और भोजन के अंदर कुछ श्लेष्मा स्रावित करना, जिससे भोजन के आगे नीचे ग्रसिका या ग्रास नली के एकदम आसानी से आ जाए। उसके बाद काम है ग्रसिका का। तो ग्रसिका प्यारे बच्चों अपने पाचन ग्रंथि या पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ पार्ट होता है, दोनों का उभयनिष्ठ भाग होता है, क्योंकि इसके अंदर गैसें भी आएगी और इसी के अंदर भोजन भी आएगा। तो दोनों गैस भी उसी मार्ग से आ रही है और भोजन भी उसी मार्ग से आ रहा है, तो ये तो खतरनाक काम हो गया। तो इसके अंदर तो ग्रसिका के अंदर प्यारे बच्चों एक एपिग्लोटिस या फिर घाटीटक नाम का अंग पाया जाता है। एपिग्लोटिस या फिर घाटीटक नाम का अंग पाया जाता है, जो यदि भोजन आएगा अपन खाना खाएंगे तो एपिग्लोटिस श्वसन नली को बंद कर लेता है, जिससे कि अपना भोजन श्वसन नली में नहीं जा पाता। उसके बाद अपने आएगा ग्रास नली। ग्रास नली मुख से लेके ग्रास नली का काम होता है कोई भी अपन भोजन खाए तो भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। इसकी 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है प्यारे बच्चों। फिर आ गया आमाशय। आमाशय के अंदर भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है। उसके दौरान हमारे शरीर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जिसका काम होता है भोजन को अम्लीय माध्यम अर्थात भोजन को अम्लीय बढ़ाना। तो भोजन को अम्लीय बना देगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो भी बाहर से बैक्टीरिया वगैरह अपने भोजन के अंदर आए उनको हानिकारक बैक्टीरिया को मारना, जिससे कि आगे कोई नुकसान ना हो। उसके बाद भोजन आमाशय से आएगा छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत अपने पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी के अंदर छोटी आंत के अंदर भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है और सबसे अधिक अवशोषण इसी के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत कर लेगी। उसके बाद जो भी भोजन बचेगा उसको बड़ी आंत के अंदर भेज देगी। तो बड़ी आंत का काम ये है कि छोटी आंत के अंदर थोड़ा बहुत पार्ट अपचित रह गया तो उसको बैक्टीरिया के माध्यम से बचाएगी किण्वन क्रिया द्वारा। फिर जो जल और खनिज लवण है उनका अवशोषण करेगी और फिर मल द्वार या गुद्दा द्वार द्वारा अपचित भोजन को समय समय पर बाहर निकाल देगी। अब अपन आहारनाल के एक एक अंग को एकदम विस्तार से देखेंगे कि आहारनाल के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उसका काम क्या है। तो सबसे पहले आहारनाल के अंदर पाए जाते हैं मुख, टीथ। तो मुख के अंदर एक तो टीथ होते हैं, एक टंग होती है जी। तो मुख के अंदर क्योंकि अपने पाचन के अंदर सबसे पहले पाचन शुरू होता है मुख से, तो सबसे पहले मुख पढ़ेंगे। मुख के अंदर एक तो होते हैं दांत और दूसरा होता है जीभ। मुख के अंदर 2 अंग पाए जाते हैं, एक तो दांत और एक जीभ। तो दांतों का काम क्या है और जीभ का क्या काम क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं दांत। तो प्यारे बच्चों दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृतनक, दूसरा अग्र कृतनक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चूर्णक, चौथा चूर्णक।
कौन कौन से, एक बार बोलिए वापस, कृतनक, रदनक, अग्रचूर्णक और च्वरणक। तो आइए देखते हैं इनका काम क्या क्या है और इनकी संख्या कितनी है और ये कौन कौन सी उम्र में आते हैं, कि सबसे पहले बच्चे के कौन से दांत आए, उसके बाद कौन से दांत आएंगे और लास्ट के अंदर कौन से दांत आएंगे। तो दांत के अंदर पहला दांत है कृतनक दांत, कृतनक, दूसरा फिर रदनक, तीसरा अग्रचूर्णक, चौथा च्वरणक। तो प्यारे बच्चों कृतनक दांत है ना, इसका काम है किसी भी चीज़ को मतलब अपने भोजन को काटना। सबसे पहले इसका काम है काटना। फिर रदनक का काम है चीरना और फाड़ना। जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो सब, उसके अंदर सबसे ज़्यादा विकसित दांत होता है रदनक, क्योंकि वो मांस को चीरते और फाड़ते कौन से दांत से हैं, रदनक दांत से, इसलिए सबसे ज़्यादा विकसित उसमें रदनक दांत होते हैं। फिर होते हैं च्वरणक, कौन से, च्वरणक। फिर अग्रचूर्णक, च्वरणक और अग्रचूर्णक का काम होता है चबाना। पहले बच्चों अग्रचूर्णक और च्वरणक ये लास्ट के अंदर होते हैं। आगे के दांत कृतनक, आगे के दांत कृतनक होते हैं, उसके बाद रदनक, उसके बाद च्वरणक। स्टार्टिंग आगे के दांत हो गए कृतनक, फिर रदनक, फिर अग्रचूर्णक, फिर लास्ट के अंदर होते हैं ना वह च्वरणक होते हैं। और अपनी जो अक्कलदाढ़ होती है ना वो भी लास्ट के अंदर होती है, तो वह च्वरणक या फिर अक्कलदाढ़ बोलते हैं उसको। तो प्यारे बच्चों अपन देखेंगे कि सबसे पहले अपने कौन से दांत आते हैं, कि बच्चा जन्म लिया तो सबसे पहले उसके दांत आए वो कौन से, अग्रचूर्णक है, च्वरणक है, रदनक है, कृतनक है। तो देखते हैं कृतनक दांत है ना, छोटे बच्चे के 6 माह के जब 6 माह का होता है ना तो कृतनक दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब रदनक दांत है ना वो 18 से 20 माह का बच्चा होता है ना तब उसकी शुरुआत होती है। और अग्रचूर्णक और च्वरणक, ये अग्रचूर्णक तो बंदा 10 साल का होता है ना बच्चा तब स्टार्ट होता है। और च्वरणक अक्कलदाढ़ तो बंदा किशोरावस्था में आ जाता है, मतलब 20 साल के ऊपर हो जाता है तो फिर आता है। तो आइए देखते हैं दांतों की कुछ विशेषता है। तो मानव के दांत द्विबार दंती होते हैं, मतलब मानव में 2 बार दांत आते हैं, पूरे दांत नहीं आते। कुछ दांत स्थायी होते हैं, कुछ दांत अस्थायी होते हैं। जो अपने बचपन में दांत होते हैं वो एक बार तो पूरे टूट जाते हैं, तो वह कौन से, स्थायी हुए, अस्थायी दांत हुए, उसको अपन दूध के दांत भी बोलते हैं। तो उसकी संख्या कितनी होती है देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अस्थायी दांत है, दूध के दांत की संख्या होती है 20 दांत ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में 2 बार आते हैं, और जो जीवन में एक ही बार आता है उसको बोलते हैं स्थायी दांत। वह उसकी संख्या कितनी होती है, 12। तो इनकी एक बार संख्या देख लेते हैं कि कृतनक दांतों की संख्या कितनी होती, रदनक दांतों की संख्या कितनी होती, अग्रचूर्णक की कितनी होती, च्वरणक की कितनी। तो ये एक बार सारणी देखिए आप। इसके अंदर अपने मुख के अंदर 2 जबड़े, एक ऊपर का जबड़ा एक नीचे का जबड़ा। तो कृतनक दांत के अंदर ये 2 दांत तो ऊपर के जबड़े में होते हैं और 2 जोड़ी नीचे के जबड़े में होते हैं, 2 जोड़ी ऊपर के जबड़े में, 2 जोड़ी नीचे के। और रदनक के अंदर रदनक दांत हमारे एक जोड़ी तो ऊपर होती है, एक जोड़ी नीचे, एक जोड़ी तो ऊपर के दांतों में होती है, एक जोड़ी नीचे की, मतलब 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे। ये 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे, एक जोड़ी में 2 दांत होते हैं। फिर आएंगे अग्रचूर्णक और च्वरणक। अग्रचूर्णक भी 2 जोड़ी ऊपर होती है, मतलब 4 दांत ऊपर होते हैं और 4 दांत ही नीचे होते हैं। फिर च्वरणक मतलब जो लास्ट के दांत होते हैं वह 3 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं और 3 ही जोड़ी नीचे के जबड़े में होती है। इस प्रकार टोटल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। प्यारे बच्चों अपने बचपन के अंदर अग्रचूर्णक दांत नहीं होते, अग्रचूर्णक दांत अपने बचपन में नहीं होते। ये जब एक बार दूध के दांत टूट के वापस आते हैं तो ही अपने अग्रचूर्णक दांत आते हैं। तो अपन ने मुख देख लिया। आहार नाल का दूसरा पार्ट है ग्रसिका, फिर ग्रास नली। तो प्यारे बच्चों ग्रसिका या ग्रास नली ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का एक उभयनिष्ठ पार्ट होता है, क्योंकि इसी नली से तो भोजन जाएगा और इसी नली से गैसों का परिवहन होगा, इसी नली से तो गैसों का परिवहन होगा और इसी नली से मुख के द्वारा भोजन जाएगा। तो दोनों भोजन भी एक ही नली में जा रहा है और श्वसन भी एक ही नली में जा रहा है। तो इसके अंदर एक होता है एपिग्लोटिस अर्थात गाठी ढक्कन, एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन। तो इस जब भोजन आता है तो श्वास नली को बंद कर लेता है, श्वास नली को बंद कर लेता है, भोजन आगे आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ मुख के अंदर अपन ने कुछ खाया और यहाँ ये ग्रसिका या फिर ग्रास नली है, तो यहाँ एक एपिग्लोटिस होता है अपने मुख के अंदर, एपिग्लोटिस या फिर गाठी ढक्कन होता है जो एक श्वसन नली को तो बंद कर लेता है और जो लसलसा भोजन आता है उसको आमाशय के लिए रवाना कर देता है यहाँ से कुंचन कर्माकुंचन गति के द्वारा। तो इसके अंदर एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये श्वास नली या श्वसन नली को ढक लेता है। और ग्रास नली का मेन
ये काम होता है कि भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाता है और इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे अपन आहार नाल का तीसरा अंग आमाशय। तो आमाशय को अपन चित्र के माध्यम से समझेंगे, जिससे कि अपने को समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस संरचना के अंदर आमाशय इस भाग को कहते हैं अपन। तो आमाशय के अंदर जो ऊपर वाला जो ग्रसिका से जुड़ा हुआ है उसको अलग नाम देते हैं, जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है उसको अलग नाम देते हैं, और जो बीच के अंदर ये भाग है उसको अपन अलग नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। आमाशय को तीन पार्ट में बांटा गया। एक तो जठराग्मनी या फिर कॉर्डेक, दूसरा जठर निर्गमी भाग, तीसरा फंडिस भाग। तो तीनों को अपन अलग अलग नाम देंगे और तीनों को अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो इससे पहले देखते हैं कि आमाशय का आकार कैसा होता है। तो आमाशय का आकार प्यारे बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर जैसा होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर जैसा आमाशय का आकार होता है। फिर आमाशय की क्षमता कितनी होती है कि वह कितने भोजन को ग्रहण कर सकता है? तो 1 से 3 लीटर तक आहार को ग्रहण कर सकता है। और प्यारे बच्चों, भोजन आमाशय के अंदर कितनी देर तक ठहरता है? तो 3 से 4 घंटे तक आमाशय के अंदर भोजन ठहरता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आमाशय के अंदर एक NaCl अम्ल स्त्रावित होता है। NaCl अम्ल स्त्रावित होता है। जैसे अपने भोजन आमाशय के अंदर आया तो पूरे भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे कि जो भी भोजन के साथ हानिकारक बैक्टीरिया आएंगे उसको मारने का काम करता है, जिससे कि कोई नुकसान ना हो। तो NaCl अम्ल। उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन सा पार्ट, एकदम चित्र के माध्यम से। तो कार्डियक या फिर जठरागमी भाग। तो पहला भाग है जो ये ऊपर से ग्रसिका आ रही है, ग्रसिका ये आमाशय, और ये नीचे वाला भाग छोटी आंत के अंदर खुल रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो ऊपर वाला है ना, जो भाग ग्रसिका से जुड़ा हुआ है आमाशय का, उसको अपन बोलते हैं कॉर्डेक या फिर जठरागमी भाग। इस ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्डेक या फिर जठरागमी भाग, जो ग्रसिका से जुड़ा हुआ है। और जो नीचे का भाग है ना, ये जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, उसको नाम देते हैं अपन जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो छोटी आंत के अंदर खुल रहा है ना, उसको अपन जठर निर्गमी भाग। और जो एक बीच के अंदर जो भोजन को पचाने का काम कर रहा है उसको अपन फंडिस कहते हैं। फंडिस भोजन को पचाने का काम करते हैं। हर नाल का चौथा पार्ट है छोटी आंत। तो प्यारे बच्चों, छोटी आंत को अपने चित्र के माध्यम से समझेंगे कि छोटी आंत आखिर अपने मानव तंत्र, पाचन तंत्र के अंदर कहाँ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, छोटी आंत के अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ना, छोटी आंत। तो देखिए प्यारे बच्चों, छोटी आंत की लंबाई होती है 7 मीटर, 6 से 7 मीटर इसके अंदर। और छोटी आंत का नाम ही छोटा है प्यारे बच्चों, वैसे छोटी नहीं, वैसे सबसे बड़ी आंत है। 7 मीटर बहुत होती है, लेकिन ये समेटी हुई रहती है, क्योंकि आप सोचो कि 7 मीटर तो अपनी लंबाई नहीं है, तो ये एकदम सर्पिलाकार पूरी अंदर लपेटी हुई रहती है। इसके अंदर ये अपने पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये यदि 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो वह एक छोटी आंत है, क्योंकि छोटी आंत के अंदर सबसे अधिक पाचन और सबसे अधिक उसके अंदर जो अवशोषण होता है, जो भी खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, वो छोटी आंत के अंदर ही होता है, क्योंकि इसके अंदर विल्ली पाई जाती है और विल्ली पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रहणी, दूसरा अग्र शुद्धांत्र और तीसरा शुद्धांत्र। तो देखिए, अब हम संरचना के माध्यम से एकदम आसान तरीके से समझेंगे कि कौन से पार्ट को क्या क्या नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी संरचना। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी आंत। तो छोटी आंत का जो पार्ट आमाशय से जुड़ा हुआ है उसको अलग नाम देते हैं। आमाशय का भाग जो इस बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है उसको अलग नाम दे रहे हैं, और जो बीच के अंदर है जो एकदम अवशोषण का काम कर रहा है उसको अपन अलग नाम देते हैं। तो पहला नाम है ग्रहणी। तो ग्रहणी किसे कहते हैं? छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय से जुड़ा हुआ है, छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय से जुड़ा हुआ है उसको अपन ग्रहणी बोलते हैं। फिर अग्र शुद्धांत्र। अग्र शुद्धांत्र उसे कहते हैं जो बीच के अंदर छोटी आंत का जो अवशोषण का काम करते, जो पचित भोजन में से अवशोषण का काम कर रहे हैं, उसको अपन अग्र शुद्धांत्र कहते हैं। अब तीसरा भाग है शुद्धांत्र। शुद्धांत्र किसे कहते हैं? शुद्धांत्र कहते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये संरचना है ना, तो संरचना के अंदर जो भाग बड़ी आंत के अंदर खुल रहा है, ये भाग बड़ी आंत, ये पूरी बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर जो खुल रहा है ना, इस पॉइंट को कहते हैं शुद्धांत्र। तो इसके अंदर छोटी आंत की लंबाई देखिए पढ़ने, लंबाई है 7 मीटर, और इसका सबसे अपने पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है छोटी आंत। और छोटी आंत का सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण करता है। जो भी अपने पाचन तंत्र के अंदर जितने भी अंग है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पाचन ये इसी अंग के अंदर होता है, और सबसे ज़्यादा अवशोषण भी इसी अंग के अंदर होता है। और इसको भी 3 भागों में बांटा। तीनों भाग अपन ने देखे,
कि ग्रहणी किसे कहते हैं, अग्र शुद्धांत्र किसे कहते हैं और शुद्धांत्र किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है। और यदि आपको इसकी लंबाई में छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई में कंफ्यूज रहेगा कि आखिर छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है कि बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा है, तो प्यारे बच्चों छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है, बड़ी आंत की लंबाई कम है, क्योंकि छोटी आंत का नाम ही छोटा है और उसका क्योंकि व्यास उसका कम है ना, और बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा है, तो व्यास के आधार पर इसको नाम दिया गया है। और वैसे छोटी नहीं है ये, वैसे सबसे बड़ी आंत है। बच्चों अब देखेंगे अपन आहार नाल का सबसे अंतिम पार्ट और पाचन तंत्र का भी सबसे अंतिम भाग, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की लंबाई प्यारे बच्चों 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 मीटर। तो संरचना के माध्यम से देखेंगे कि बड़ी आंत कौन सी जगह होती है। बड़ी आंत देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ से छोटी आंत का अंत होता है इस जगह से, वहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है और गुद्दा द्वार तक बड़ी आंत गुद्दा द्वार तक 1.5 मीटर की होती है। तो आइए देखते हैं बड़ी आंत के अंदर कुछ विशेष पाचन नहीं होता। बड़ी आंत के अंदर जैसे छोटी आंत के अंदर विशेष पाचन होता है, उस तरह कोई विशेष पाचन नहीं होता। बड़ी आंत के अंदर तो जो छोटी आंत कुछ अंश छोड़ देती है अपचित भोजन का, उनको पचाने का काम होता है। और जो बड़ी आंत के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उस अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा उसको पचा देता है। और इसका मुख्य कार्य, बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। लगभग तो बड़ी आंत के अंदर अवशोषण हो ही गया, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा ना, उसको अवशोषण करना है इसका काम। तो इसको भी अपन 3 भागों में बांटते हैं। ये बड़ी आंत को भी अपन 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है सीकम या फिर अंधनाल, दूसरा वृद्धांत्र, तीसरा मलाशय या फिर रेक्टम। पहला अंधनाल को अपन इंग्लिश में सीकम बोलते हैं, वृद्धांत्र को कोलन बोलते हैं और मलाशय को रेक्टम बोलते हैं। तो देखिए अपन देखते हैं कि सीकम कौन सा पार्ट है, कोलन और रेक्टम कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अंधनाल होता है जो पचित भोजन को यहाँ शुद्धांत्र से वृद्धांत्र मतलब कोलन तक लेके आता है ना, उसको बोलते हैं अपन सीकम। और वृद्धांत्र या फिर कोलन किसे बोलते हैं? जो पचित भोजन होता है ना, उसको वेस्ट या फिर मल के अंदर जो भाग बदलता है उसको अपन कोलन बोलते हैं। और तीसरा है मलाशय अपचित भोजन, जो मतलब पूरी तरह से पूरी शरीर के अंदर घूम गया भोजन, जो अपचित भोजन रह गया उसको फिर उसमें कुछ श्लेष्मा ग्रंथि द्वारा श्लेष्मा स्त्रावित करके उसको लसलसा बना के गुद्दा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकालना, ये इसका मेन काम मलाशय का है, अर्थात रेक्टम का है। तो प्यारे बच्चों, अपन ने पूरा पाचन तंत्र देख लिया। पाचन तंत्र के अंदर एक तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। पाचन तंत्र के 2 पार्ट होते हैं। आहार नाल के अंदर तो अंग काम करते हैं और पाचन ग्रंथियों के अंदर एंजाइम काम करते हैं। तो अब देखेंगे अपन आहार नाल के अंदर, एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं इस और चित्र को एकदम अच्छी तरह से वापस समझ लेते हैं। तो ये अपना मुख से यदि अपन किसी भी चीज़ को खाते हैं फिर तो सबसे स्टार्टिंग के अंदर दांत काम करते हैं। दांत 4 प्रकार के बताए थे मैंने, कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। कृतनक का काम बता दिया, चारों का काम बता दिया। फिर भोजन आता है ग्रसिका में। ग्रसिका प्यारे बच्चों पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का बेनिस्ट पार्ट होता है। इसके अंदर एक एपिग्लोटिस नाम का घाटी ढक्कन नाम का होता है जो श्वसन नली को बंद कर लेता है और भोजन को आगे जाने देता है। उसके बाद भोजन आता है अपने आमाशय के अंदर, और जो आमाशय के ऊपर लेयर पाए जाते हैं उसको अपन डायफ्राम बोलते हैं, अर्थात जो फेफड़े होते हैं ना उसी को अपन डायफ्राम बोलते हैं। फिर भोजन आमाशय के अंदर 3 से 4 घंटा रुकता है और उसके अंदर HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है, जिससे भोजन का अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। और जो आमाशय के ऊपर ये अंग दिख रहा है इसको अपन पित्ताशय बोलते हैं, और पित्ताशय से पीतरस का स्त्रावित होता है। इसके बाद में भोजन आएगा छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत को भी अपन ने 3 भागों में बांटा, उसको एकदम सरल तरीके से समझा। उसके बाद भोजन आएगा बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर भी कुछ खास पाचन नहीं होता, और जो अपचित भोजन रहता है उसका पाचन बड़ी आंत करती है। और फिर जो सबसे लास्ट में जो अपचित भोजन रहता है उसको फिर गुद्दा द्वार द्वारा मलाशय से बाहर निकाल देता है। तो ये पूरी पाचन तंत्र की संरचना है, और पूरा पाचन तंत्र अपन ने अच्छी तरीके से एकदम सरल तरीके से समझा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।